Hey, boys, girls, and kids. So, how are you? And how is your fight with COVID? I think you are just boosting your immunity to fight with COVID or the coronavirus. This is the only key. खैर, बहुत दिनों बाद बात हो रही है. आज ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे, मानवाधिकारों की बात करेंगे. आंख के बदले आंख सारी दुनिया को अंधा कर देगी. ये बात वही महात्मा गांधी जी कहते हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका के नटाल में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था. क्यों? क्योंकि वो एक अंग्रेज नहीं थे. उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया था और उसी बेइज्जती का बदला उन्होंने कैसे लिया वो आप सभी जानते हैं. ब्रिटिशर्स को पीसफुली भारत से भगा के. ऐसे ही 27 साल तक एक इंसान जेल में बंद रहता है मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए और मानवाधिकारों के लिए जंग लड़ने के अपराध के लिए. बात नेल्सन मंडेला जी की कर रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स पिछले 60 सालों से तिब्बतियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चाइनीज का सरदर्द बना हुआ है. बात दलाई लामा जी की कर रहे हैं. ये लोग और इनके जैसे लाखों करोड़ों लोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए हुए हैं. जब ये सब लोग इतना मुश्किलें उठाकर आंदोलन चला सकते हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं? हम और आप मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस या सुरक्षा बल के लोग क्यों नहीं? जबकि हमें राज्य ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ही नियुक्त किया है. मानवाधिकारों की बात करने से पहले मानव की बात कर लेते हैं. होमो सेपियंस या समझदार मानव पैदाइशी कल्पना करने की शक्ति, कहानियाँ सुनाने की शक्ति, इन सभी क्षमताओं की वजह से बाकी जानवरों से अलग हो जाता है. पैदाइशी अलग हो जाता है. प्रकृति उसको अलग कर देती है. हम कोई सब्जी या कोई चिकन या फिश नहीं है. हम इंसान हैं, स्पेशल है. ये बात दुनिया के हर एक धर्म में कही गई है कि किसी भी मानव को, किसी भी जीव को रदर सताना या मारना सही बात नहीं है. ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में 30 मानवाधिकारों की घोषणा करी. अगर भारत की बात करें तो 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है जो कि एक रक्षक की तरह काम करता है. 1993 के बाद भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ और मानवाधिकारों की रक्षा करने का जिसने बीड़ा उठा रखा है. भारत के संविधान में अगर देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 14, 19, 21 ये तीनों आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो है वो आज़ादी की बात करता है, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, और 21 जो है आर्टिकल 21 वो लाइफ और लिबर्टी की बात करता है. ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल की तरह देखे जाते हैं मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए. ऐसे ही इसके आगे अगर DPSPs की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो उसके आर्टिकल 38 में सरकार को एक डायरेक्शन देता है कि जितने भी नागरिक हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. आर्टिकल 50 की बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने की बात कही जाती है ताकि जो कार्यपालिका है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन ना कर सके, और अगर करे तो न्यायपालिका उसका ध्यान रखे. ऐसे ही अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ड्यूटी नंबर 9 जो है उसमें सुरक्षा बलों को शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी संपत्ति की सुरक्षा करने की बात कहती है. भारत में जो सुरक्षा बल हैं या कहीं भी कोई भी जो सुरक्षा बल हैं उनका जो मैंडेट है, उनका जो विज़न है, उनका जो मिशन है वो मानवाधिकार और उसके संरक्षण के आसपास ही घूमता है. मतलब जो मेन मुद्दा है, केंद्र बिंदु है, वो मानवाधिकार ही रहते हैं.
अब आप देख लो, प्रकृति, धर्म, भारतीय दर्शन और सुरक्षा बल, ये सभी जो एजेंसीज हैं, सभी का जो केंद्र बिंदु है वो मानवाधिकार ही हैं। पूरी सत्ता का जो केंद्र है वो मानवाधिकार ही है। मानवाधिकारों के लिए ही दुनिया के जो मनुष्य हैं उन्होंने मिलके एक राज्य की स्थापना करी। मतलब उन्होंने कुछ मौलिक अधिकार या कुछ प्राकृतिक अधिकारों का त्याग किया और सबने मिलकर एक समझौते के तहत राज्य की स्थापना करी। अब इस राज्य ने सुरक्षा बलों को तैनात किया उन्हीं मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो जितने भी सुरक्षा बल हैं वो रक्षक हैं मानवाधिकारों के और मानव के, तो हम रक्षक हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम सुरक्षा बल, हम रक्षक ही बने हुए कानूनों का गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की होड़ में लग जाते हैं। कानून मनवाने की जगह कानून को तोड़ने या कानून का गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढने में लग जाते हैं। बात करते हैं 2014 की। 53 राष्ट्रीय राइफल श्रीनगर के पास मोबाइल चेक पोस्ट लगाती है। 800 कार जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं वो रास्ते से निकलती है, रोड से निकलती है। वहाँ पे जो संतरी तैनात हैं वो रुकने का आदेश देते हैं, रोकते हैं गाड़ी को, गाड़ी नहीं रुकती है। फायर किया जाता है 800 कार पे और नतीजतन 2 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। बाद में आर्मी इसके लिए माफ़ी मांगती है और जिन जवानों ने फायर किया था उनको सजा दी जाती है। ऐसे ही 2004 में 17 बटालियन असम राइफल मणिपुर में मनोरमा देवी का रेप करके उसके घर से कुछ दूरी पर उसको मारकर फेंक देती है। मेडल्स, अचीवमेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है ये कहीं ना कहीं इस तरह के वायलेशंस के पीछे एक फोर्स की तरह काम करता है, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। किसको कितने ज़्यादा मेडल मिलेंगे, दूसरा फोर्स से हम अच्छा कैसे हैं। अब दूसरी तरफ जो ROPD है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उसका भी बड़ा गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसी साल विकास दुबे एनकाउंटर काफ़ी न्यूज़ में रहा, चर्चा में रहा। 2019 में हैदराबाद में 4 रेपिस्ट्स का एनकाउंटर किया जाता है। 2016 में भोपाल से 8 सिमी के लोग या कैदी या टेररिस्ट भागते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है। और इसी तरह बहुत सारे एनकाउंटर्स हम लोग पढ़ते सुनते हैं और कई हम सुन भी नहीं पाते। हुसैन जैदी एक बुक है उनकी, द टीम ऑफ 83, जिसके ऊपर एक प्राइम सीरीज़, अमेजन प्राइम सीरीज़ भी बननी थी, लेकिन उसको अभी मूवी बन रही है। उसके ऊपर बॉबी देओल इसमें लीड एक्टर की तरह काम किया है, लीड एक्टर का काम किया है। सो कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, मीडिया ग्लोरीफाई करती है और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको ग्लैमर की तरह देखती हैं। कितना किलिंग्स किस फोर्स ने किया, कितने एनकाउंटर्स किस बंदे ने किए, वो ग्लैमर की बात है सिक्योरिटी फोर्सेस में। अरे मैं ये पूछता हूँ, जब एक जज या जुडिशरी किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए सालों साल समय लगा देती है फैसला करने के लिए कि अपराध हुआ है और अगर हुआ है तो उस अपराध का क्या सज़ा बनता है, तो हम और आप कैसे चंद एक मिनट या सेकंड्स में ही फैसला ले लेते हैं और उसको सज़ा भी दे देते हैं, सजाए मौत दे देते हैं। अरे सज़ा तो निर्भया के दोषियों को भी हुई। एक्स MLA सेंगर भी आज जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है। फिर आपको क्या जल्दी पड़ी है, ये बात हमें समझनी होगी। जो बॉर्डर्स हैं 2001 से 2010 के बीच, अगर ह्यूमन राइट्स वॉच का डाटा देखें, आंकलन देखें, तो इन 10 सालों में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1000 से भी ज़्यादा सस्पेक्टेड स्मगलर्स को मार देती है। क्या स्मगलिंग की सज़ा कानून में मौत है? ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी। अब हम और आप
ये बात सोचेंगे कि नक्सल्स सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मार देते हैं, सुरक्षा बल के लोगों को मार देते हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा का केस हो, सीआरपीएफ का, और आए दिन आईडी ब्लास्ट्स का। जब हम लोग बहुत अच्छे प्रशिक्षण के साथ, बेहतर टैक्टिक्स के साथ और बेहतरीन इक्विपमेंट्स के साथ अपने एरिया में जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं एक शेर की तरह घूमेंगे, ड्यूटी करेंगे, नक्सल्स की फंडिंग को रोकेंगे और नक्सल्स के लीडर्स को, जैसे अर्बन नक्सल्स जिसको बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, इंजीनियर्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी आते हैं, उनको पकड़कर न्यायपालिका को सौंप देंगे, तो ये सारा खून खराबा, मरने मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला ऑन द स्पॉट करने की जो फितरत है, यही फितरत हमें रक्षक से भक्षक बना देती है। हम सब जुड़े हुए हैं एक नाजुक सी डोर से, ये बात हमें समझनी होगी। सच्चा सैनिक बचाने के बारे में सोचता है, मारने के बारे में नहीं। और अगर पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु मानवाधिकार ही है, तो हम किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम ट्रेंड हैं, हमें सोचने समझने की क्षमता है, अपना डिफेंस करने की, अपना बचाव करने की क्षमता है। तो फिर जल्दबाजी में किसी को नुकसान पहुंचाना टाला जा सकता है। इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे आपके विचार, आपके थॉट्स कमेंट में दे सकते हैं। सभी के विचार सही हैं, लेकिन जो विचार ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा मानवों को उनके अधिकारों का संरक्षण करने में मदद करते हैं, वो विचार ज़्यादा अच्छे माने जा सकते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक में, टॉपिक वाइज पे। तब तक जय हिंद।